वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे एक नया टॉपिक जिसका नाम है पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। समझेंगे कि पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस क्या होता है, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस के क्या क्या कॉजेज होते हैं और पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस कितने टाइप्स का होता है, क्या इसकी पैथोफिजियोलॉजी होती है और इसमें क्या क्या पेशेंट में सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, कैसे इसको डायग्नोस करते हैं, क्या इसमें मैनेजमेंट प्रोवाइड करते हैं। ये सारी चीज़ें बहुत ही सिंपल और डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, सो बने रहिए हमारे साथ इस लेक्चर में। जो वीडियो है जो पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम ये समझते हैं कि एक्चुअल में पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस होता क्या है। देखिए यहाँ पर जो अगर हम पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस की बात करें तो यहाँ पर दो वर्ड हैं, एक तो है पल्मोनरी, पल्मोनरी का मतलब है लंग्स, ठीक है, और ट्यूबरकुलोसिस का मतलब है टीबी। तो यहाँ पर पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस के कंडीशन में क्या होता है, जो टीबी होती है वो कहाँ हो जाती है, लंग्स में हो जाती है। ठीक है, आइए समझते हैं एग्जैक्टली इसकी डिफिनीशन क्या है। पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस इज ए बैक्टीरियल इन्फेक्शन। क्या है, जो पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस होता है ये एक टाइप का बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। ठीक है, जो पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस है ये क्या है, एक टाइप का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, प्राइमरली अफेक्टिंग द लंग्स। देखिए यहाँ पर होता क्या है, जो पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस होता है, ट्यूबरकुलोसिस का जो बैक्टीरिया होता है ये सबसे पहले हमारे लंग्स को अफेक्ट करता है। ठीक है, जो हमारे लंग्स होते हैं ये सबसे पहले अफेक्ट होते हैं ट्यूबरकुलोसिस के कंडीशन में, राइट। तो इतना आपको याद रखना है कि जो ट्यूबरकुलोसिस होता है उसमें सबसे पहले हमारे लंग्स अफेक्ट होते हैं और ये एक टाइप का बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। इट इज़ कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। देखिए जो ट्यूबरकुलोसिस होता है ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, जो बैक्टीरिया का नाम होता है वो क्या है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ये जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है ये एक टाइप का बैक्टीरिया होता है जो कि ट्यूबरकुलोसिस को कॉज करता है, राइट। तो आपको ये यहाँ पर याद रखना है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो कि टीबी को कॉज करता है। नेक्स्ट क्या है, ए बैक्टीरियम दैट कैन आल्सो अफेक्ट अदर पार्ट ऑफ बॉडी। तो यहाँ पर क्या है, हमने जैसा कि बताया कि जो लंग्स हैं वो सबसे पहले यहाँ पर अफेक्ट होते हैं, लेकिन लंग्स अफेक्ट होने के बाद जो हमारे बॉडी के अदर पार्ट्स होते हैं वो भी अफेक्ट होते हैं। ठीक है, जो टीबी का इन्फेक्शन है वो हमारे बॉडी के अदर पार्ट में भी स्प्रेड होने लगता है। ओके, तो आई होप आप लोग इतना समझ गए होंगे। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करते हैं इटियोलॉजी की, कि भाई यहाँ पर जो पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस होता है इसके कॉजेस क्या होते हैं। कॉजेस की यहाँ पर हम बात करें तो सबसे जो फर्स्ट कॉज है वो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, जो ट्यूबरकुलोसिस होता है ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नाम के बैक्टीरिया के द्वारा कॉज होता है। is transmitted through the air when an infected person cough or sneezing। देखिए यहाँ पर होता क्या है, ट्रांसमिशन की बात करें कि जो बैक्टीरिया होता है, जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है, ट्रांसमिट कैसे होता है। ट्रांसमिशन की बात करें तो होता क्या है, जो अफेक्टेड पर्सन होते हैं, ठीक है, जो ट्यूबरकुलोसिस के बैक्टीरिया से जो इन्फेक्टेड पर्सन होते हैं वो जब स्नीज करते हैं, ठीक है, स्नीजिंग करते हैं या फिर कफिंग करते हैं, तब उस टाइम पर क्या होते हैं, जो एयर ड्रॉपलेट्स होते हैं वो एयर में घूमने लगते हैं। ठीक है, जो एयर ड्रॉपलेट्स होते हैं वो क्या करते हैं, एयर में तैरने लगते हैं और उसके बाद वो जो एयर ड्रॉप होते हैं वो जो इन्फेक्टेड पर्सन से निकले हुए जो एयर ड्रॉपलेट्स होते हैं वो अगर किसी हेल्दी पर्सन के कांटेक्ट में आता है और उसकी वजह से क्या होता है, उस सामने वाले पर्सन को भी ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया ट्रांसमिशन। नेक्स्ट यहाँ पर है इंडिविजुअल विद कॉम्प्रोमाइज्ड इम्यून सिस्टम। मान लीजिए कोई ऐसा पर्सन है जिसकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज हो गई है। इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज का मतलब जो इम्यून सिस्टम है वो लो हो गया है, जैसे कि जो एजड पीपल होते हैं, मतलब कि जिनकी जैसे एज जिनकी 60 से एबव है, ठीक है, या फिर कोई ऐसा पर्सन है जिसकी न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी के कारण जो इम्यून सिस्टम है वो लो हो गया है। ठीक है, कोई भी कारण हो सकता है, अगर जो इम्यूनिटी है वो लो है, ठीक है, इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज है, तो उस कंडीशन में ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होने का रिस्क बढ़ जाता है। ओके, तो दो कंडीशन में ट्यूबरकुलोसिस होता है। ठीक है, एक तो माइकोबैक्टीरियम
ट्यूबरक्लोसिस के इन्फेक्शन के कारण, दूसरा यहाँ पर अगर इम्यूनिटी कंप्रोमाइज होती है तो उसकी वजह से पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे कॉजेज। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं टाइप्स की, कि भाई यहाँ पर जो पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस होता है इसके कॉजेज क्या होते हैं। कॉजेज की यहाँ पर कॉजेज नहीं, यहाँ पर हम टाइप्स डिस्कस कर रहे हैं। अगर हम टाइप्स की बात करें तो मेनली यहाँ पर जो ट्यूबरक्लोसिस होता है वो दो टाइप का होता है। एक तो होता है आपका लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्शन और सेकेंड एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्शन। ठीक है, फर्स्ट क्या है, लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्शन। सबसे पहले हम बात करते हैं कि लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्शन क्या होता है। अगर हम लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्शन की बात करें तो इसमें क्या होता है, द बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन द बॉडी बट आर नॉट कॉजिंग सिम्टम्स, हाउएवर द इन्फेक्शन कैन बिकम एक्टिव ओवर टाइम। देखिए यहाँ पर होता क्या है, लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्शन में क्या होता है, जो ट्यूबरक्लोसिस का बैक्टीरिया होता है यानी कि जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस होता है ये हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्शन में क्या होता है, बॉडी के अंदर बैक्टीरिया पड़ा होता है लेकिन क्या होता है, वो एक्टिव नहीं होता है बॉडी के अंदर, यानी कि लंग्स के अंदर जो ट्यूबरक्लोसिस का बैक्टीरिया होता है वो प्रेजेंट होता है लेकिन एक्टिव नहीं होता है और वहाँ पर कोई सिम्टम्स भी देखने को नहीं मिलते हैं। लेकिन होता क्या है, जब किसी पर्सन की, जब उस पर्सन की इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़ होती है, इम्यूनिटी लो होती है, तब क्या होता है, वो जो बैक्टीरिया होता है वो एक्टिवेट हो जाता है, एक्टिव हो जाता है और उस पर्सन को ट्यूबरक्लोसिस के सिम्टम्स शो होने लगते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्शन। नेक्स्ट यहाँ पर जो टाइप है वो है एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस डिजीज़। सेकेंड जो टाइप है वो है हमारा एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्शन। एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्शन की बात करें तो इसमें क्या होता है, जो ट्यूबरक्लोसिस के इन्फेक्शंस होते हैं वो ट्यूबरक्लोसिस के जो सिम्टम्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो ट्यूबरक्लोसिस का बैक्टीरिया होता है वो एक्टिव होता है। ठीक है, एक्टिव होता है, सिम्टम्स एंड कैन बी ट्रांसमिटेड टू अदर्स, दिस इज रिक्वायर मेडिकल ट्रीटमेंट। इसमें क्या होता है, मेडिकल ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि जो बैक्टीरिया होता है वो एक्टिव होता है और पेशेंट में सिम्टम्स शो हो रहे होते हैं। ठीक है, तो ये हो गए हमारे टाइप्स ऑफ पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी की, कि भाई जो पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस है कैसे कैसे होता है, इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है। पैथोफिजियोलॉजी हम लोग यहाँ पर बहुत ही शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो कि आप इसको फ्लो चार्ट में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले होता क्या है, बैक्टीरिया इंटर द लंग्स। जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस होता है ये हमारे लंग्स के अंदर इंटर करता है। ठीक है, किसी भी तरीके से इंटर कर सकता है। ठीक है, जैसे कि एयर में बैक्टीरिया प्रेजेंट है, ठीक है, वो जो एयर में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है यानी कि जो ड्रॉपलेट्स हैं वो प्रेजेंट हैं, वो ड्रॉपलेट्स अगर आप इनहेल करते हैं तो क्या होता है, जो बैक्टीरिया होता है वो हमारे लंग्स में पहुंच जाता है, लंग्स में बैक्टीरिया की एंट्री हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, जब बैक्टीरिया लंग्स के अंदर जाता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जब बैक्टीरिया लंग्स के अंदर जाता है तो क्या होता है, जो हमारे बॉडी के, हमारे लंग्स के अंदर जो इम्यून सेल्स होती हैं, वो जो इम्यून सेल्स होती हैं वो उस बैक्टीरिया को इनगल्फ कर लेती हैं। क्या कर लेती हैं, इनगल्फ कर लेती हैं। हमारे बॉडी में कई टाइप की इम्यून सेल्स होती हैं, जैसे कि WBC हो गए, मैक्रोफेजेस हो गए। ठीक है, ऐसे ही कई टाइप की इम्यून सेल्स होती हैं जो बैक्टीरिया को इनगल्फ कर लेती हैं। इनगल्फ का मतलब वो अपने अंदर उसको कर लेती हैं। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर फॉर्मिंग ग्रेन्युलोमा। अब क्या होता है, इनगल्फ होने के बाद वहाँ पर एक ग्रेन्युलोमा बन जाता है। जो ग्रेन्युलोमा होता है ये एक टाइप का टाइनी स्ट्रक्चर होता है जिसमें कुछ WBCs होती हैं और सेल्स और टिश्यूज होते हैं। ठीक है, टाइनी क्लस्टर एक टाइप का होता है जिसके अंदर टिश्यूज होते हैं और WBCs होती हैं। ठीक है, यहाँ पर ग्रेन्युलोमा फॉर्म हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, इनसाइड ग्रेन्युलोमा, जो ग्रेन्युलोमा होता है उसके अंदर क्या होता है, द बैक्टीरिया कैन रिमेन डॉर्मेंट और बिकम
एक्टिव लीडिंग टू टिश्यू डैमेज। जो बैक्टीरिया होता है वो एक्टिव हो जाता है और उसके बाद क्या करता है, जो बैक्टीरिया है वो टिश्यूज़ को डैमेज करने लगता है, यानी कि लंग्स के अंदर जो टिश्यूज़ होते हैं वो डैमेज होने लगते हैं। ठीक है, अच्छा, अब टिश्यू डैमेज होने लगा, उसके बाद क्या होता है, टीबी कैन स्प्रेड थ्रू द ब्लड स्ट्रीम टू द अदर ऑर्गन। अब सबसे पहले यहाँ पर लंग्स अफेक्ट होता है, ठीक है, पूरे लंग्स में ट्यूबरक्लोसिस का इन्फेक्शन स्प्रेड हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, ब्लड स्ट्रीम के थ्रू पूरे बॉडी में जो बैक्टीरिया है वो स्प्रेड होने लगता है। ठीक है, बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन में जो इन्फेक्शन है वो ट्यूबरक्लोसिस का स्प्रेड होने लगता है, जिसके बाद क्या होता है, हमारे बॉडी में बहुत सारे साइन और सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। ओके, तो ये हो गई हमारी पैथोफिजियोलॉजी ऑफ पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। नेक्स्ट बात करते हैं हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस की, यानी कि सिम्टम्स की, कि भाई अगर किसी पर्सन को, किसी इंडिविजुअल को पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस हुआ है तो उसमें कौन कौन सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। सिम्टम्स की यहाँ पर हम बात करें तो सबसे पहले पेशेंट में कफ देखने को मिलेगा, यानी कि पेशेंट में खांसी आएगा। ठीक है, परसिस्टेंट कफ रहेगा, परसिस्टेंट का मतलब उसको लगातार जो है कफ बना रहेगा। इसके साथ साथ क्या होगा, विद स्पुटम प्रोडक्शन, कफ के साथ साथ क्या होगा, स्पुटम भी आएगा, पेशेंट में स्पुटम भी देखने को मिलेगा। उसके बाद कौन सा सिम्टम देखने को मिलेगा, हेमोप्टासिस देखने को मिलेगा। हेमोप्टासिस में क्या होता है, जब पेशेंट का बलगम आता है, यानी कि पेशेंट जब स्पुटम आता है तो उस स्पुटम के साथ ब्लड भी आता है। ठीक है, कफिंग अप ब्लड और ब्लडी स्पुटम, जो ब्लडी स्पुटम होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग मेडिकल टर्म में हेमोप्टासिस बोलते हैं। राइट, नेक्स्ट यहाँ पर ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट में वेट लॉस भी देखने को मिलता है। ठीक है, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस देखने को मिलता है, पेशेंट में फटीग देखने को मिलता है। ठीक है, जब भी वो कोई वर्क करेगा, ठीक है, एक्सर्वेशन करेगा तो उस टाइम पर क्या होगा, पेशेंट में फटीग रहेगा, जनरल वीकनेस रहेगी। राइट, नेक्स्ट यहाँ पर पेशेंट में फीवर रहेगा, क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो पेशेंट में लो ग्रेड फीवर भी देखने को मिलेगा। पेशेंट में फीवर लो ग्रेड भी हो सकता है, मॉडरेट भी हो सकता है। ओके, स्पेशली इन द आफ्टरनून और इवनिंग, पेशेंट में क्या होगा, आफ्टरनून या फिर इवनिंग में क्या होगा, पेशेंट में फीवर देखने को मिलेगा। पेशेंट में नाइट स्वेटिंग देखने को मिलेगी। ठीक है, पेशेंट में क्या होगा, नाइट स्वेटिंग देखने को मिलेगी। ड्यूरिंग नाइट पेशेंट में क्या होगा, जो स्वेटिंग है वो ज़्यादा देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ पेशेंट में चेस्ट पेन देखने को मिलेगा, पेन और डिस्कम्फर्ट इन द चेस्ट, जो पेशेंट का चेस्ट होगा वहाँ पर पेन होगा, डिस्कम्फर्ट होगा, स्पेशली ड्यूरिंग ब्रीथिंग। जब पेशेंट ब्रीथिंग करेगा या फिर जब पेशेंट कफिंग करेगा तो उस टाइम पर क्या होगा, चेस्ट पेन देखने को मिलेगा। तो ये सारे सिम्टम्स हैं जो आपको एक पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट में देखने को मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर डायग्नोस्टिक टेस्ट की, कि भाई हम पेशेंट को कैसे डायग्नोस करेंगे कि उसको पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस हुआ है। डायग्नोस्टिक टेस्ट की यहाँ पर बात करें तो सबसे पहले हम लोग इसमें एक मैंटॉक्स ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट करवाते हैं। ठीक है, ये जो टेस्ट है मैंटॉक्स ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट, ये एक स्पेशल इसके लिए टेस्ट होता है जो कि ट्यूबरक्लोसिस को डिटेक्ट करने के लिए ये टेस्ट किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, मेजर डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी रिस्पॉन्स टू टीबी एंटीजन। देखिए, ये जो टेस्ट होता है इसमें क्या होता है, ये एक टाइप का स्किन टेस्ट होता है। ठीक है, ये क्या होता है, एक टाइप का स्किन टेस्ट होता है जिसमें स्किन के अंदर कुछ केमिकल, कुछ मेडिकेशंस को इंसर्ट किया जाता है। उसके बाद अगर बॉडी के अंदर ट्यूबरक्लोसिस का एंटीजन होता है तो वहाँ पर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होती है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, मैंटॉक्स से जो ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट होता है इससे टीबी को डायग्नोस कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर चेस्ट एक्सरे, जो लंग्स हैं, लंग्स में अगर कोई एबनॉर्मलिटीज़ हैं, लंग्स में एबनॉर्मलिटीज़ को डिटेक्ट करने के लिए यहाँ पर हम लोग चेस्ट एक्सरे भी करवाते हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर स्पुटम कल्चर टेस्ट करवाते हैं। स्पुटम कल्चर टेस्ट में क्या होता है, जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस को डायग्नोस करने के लिए, कंफर्म करने के लिए यहाँ पर हम लोग कल्चर स्पुटम टेस्ट करवाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो टेस्ट है वो आपका
न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट। न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट में क्या होता है कि जो टीबी का डीएनए होता है, यानी जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस में जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसको डिटेक्ट करने के लिए यहाँ पर हम लोग ये टेस्ट करवाते हैं। कौन सा? न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट, राइट। तो ये हैं हमारे डायग्नोस्टिक टेस्ट जिनसे हम लोग पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस को डायग्नोज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो हमारा है मैनेजमेंट। आइए समझते हैं कि भाई अगर किसी पेशेंट को पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस हुआ है तो उसमें क्या मैनेजमेंट, क्या ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है। हम बहुत ही जो कॉमन ट्रीटमेंट, कॉमन मैनेजमेंट होता है वो यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम पेशेंट में क्या देते हैं, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स देते हैं। ये जो ड्रग्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये जो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स होते हैं ये माइकोबैक्टीरियम जो ट्यूबरक्लोसिस होता है उसको इनहिबिट कर देते हैं या फिर किल कर देते हैं। ओके, कॉम्बिनेशन थेरेपी, इसमें कई सारे ड्रग्स का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। कई सारी एंटीबायोटिक्स भी होती हैं जैसे कि आइसोनियाजाइड है, ठीक है, रिफाम्पिसिन है और इथॉम्ब्यूटॉल है और पैराजीनामाइड। ये जो हमारे ड्रग्स हैं कौन से हैं, ट्यूबरकुलर ड्रग्स हैं जो कि ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट को प्रोवाइड किए जाते हैं। आपको ये ड्रग्स याद कर लेना है, ठीक है, आइसोनियाजाइड, रिफाम्पिसिन, इथॉम्ब्यूटॉल एंड पैराजीनामाइड। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर हम पेशेंट को डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड थेरेपी देते हैं। क्या देते हैं, डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड थेरेपी देते हैं। इसमें क्या होता है कि इंश्योर पेशेंट टेक मेडिकेशन एज प्रिस्क्राइब्ड। जो पेशेंट को मेडिकेशंस प्रिस्क्राइब की गई हैं वो प्रॉपरली इनटेक कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उस चीज़ को ऑब्जर्व करने के लिए यहाँ पर हम लोग क्या देते हैं, डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड थेरेपी पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हम पेशेंट को आइसोलेट करते हैं, क्योंकि पेशेंट जो यह होता है इन्फेक्टेड होता है तो हम पेशेंट को आइसोलेट कर देते हैं जब तक कि पेशेंट रिकवर नहीं हो जाता है। नेक्स्ट हम यहाँ पर क्या करते हैं, मॉनिटरिंग एंड फॉलोअप। हम पेशेंट में क्या करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं और फॉलोअप के लिए भी यहाँ पर पेशेंट को बोलते हैं। रेगुलर क्लिनिकल एंड रेडियोलॉजिकल असेसमेंट टू इवैल्यूएट ट्रीटमेंट इफेक्टिवनेस। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, रेगुलर क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं और रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन करते हैं जैसे कि चेस्ट एक्सरे, सीटी स्कैन, ठीक है। जो हम पेशेंट को ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं उस ट्रीटमेंट के इफेक्टिवनेस को असेस करने के लिए यहाँ पर हम पेशेंट को रेगुलर मॉनिटरिंग करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर प्रिवेंटिव थेरेपी। हम पेशेंट को क्या करते हैं, प्रिवेंटिव थेरेपी प्रोवाइड करते हैं। कौन से पेशेंट को प्रिवेंटिव थेरेपी प्रोवाइड करते हैं, ऐसे पेशेंट जिनमें लेटेंट टीबी होता है, मतलब ऐसे पेशेंट जिनके बॉडी के अंदर बैक्टीरिया ट्यूबरक्लोसिस का पड़ा हुआ है और वो इनएक्टिव फॉर्म में है, ठीक है। तो ऐसे पेशेंट को हम प्रिवेंटिव मेजर्स देते हैं, प्रिवेंटिव थेरेपी देते हैं जिससे जो ट्यूबरक्लोसिस का बैक्टीरिया है वो एक्टिव ना हो। ओके, तो ये थे हमारा कुछ कॉमन ट्रीटमेंट मैनेजमेंट। आई होप आप लोग सारी चीज़ समझ गए होंगे। अगर कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपको PDF नोट्स चाहिए तो आप हमारे GS मेडिकल अकेडमी एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर ये PDF नोट्स आपको मिल जाएगा। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग।